गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बीएससी फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल एंड बीए फाइनल, ऑल फाइनल स्ट्रीम वाले बच्चों, क्या हाल चाल आपके। आपको ये बात बता दूं कि आपका 28 सितंबर से आज अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू होने जा रहा है एनवायरमेंट साइंस का। मेरा जो चैनल है उसका नाम है केमिस्ट्री फाउंटेन। क्या नाम है बच्चों? केमिस्ट्री फाउंटेन, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री का टीचर हूं, केमिस्ट्री का एजुकेटर हूं, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाता होता है बच्चों, है ना। तो केमिस्ट्री फाउंटेन चैनल पे मैंने आपके लिए क्लासेस को अरेंज किया है, एनवायरमेंट साइंस की क्लासेस को। बच्चों जिनके पेपर ड्यू है, जिनके पेपर पेंडिंग है, उनके लिए बता दूं कि आपका पेपर 10 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर सभी बीसीए, ऑल बीसीए फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल एंड बीए फाइनल वालों बच्चों का, बीबीए फाइनल वाले बच्चों का, सभी का पेपर जो है 10 अक्टूबर को 7 AM पर शुरू होगा। तो उसके लिए अपने आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। लगातार बच्चों कंटिन्यूसली आपको लेक्चर मिलेंगे 28 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। आपको कंटिन्यूसली लगातार आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे मेरे द्वारा। ओके, तो काफी टॉपिक भी अपने डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो सभी फाइनल ईयर बच्चों, जो भी आपके नॉन बच्चे हैं, कोई भी, है ना, फाइनल ईयर बच्चों को आप बता दो कि ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बच्चों, है ना। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी इंफॉर्म कर दो जिनका पेपर ड्यू है, पेंडिंग है, जिनकी पेपर ये वाला क्लियर नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, वो सारे बच्चे क्लासों से जुड़ जाओ और क्लास लगाओ। बात करते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ये क्लास क्यों लगाएं। बीएससी फर्स्ट ईयर बच्चों, अगर आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको कंपेल इसलिए कर रहा हूं, इसलिए क्लास लगाओ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका पेपर फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई हो जाए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे, बीसीए, बीबीए वाले बच्चों का ये एग्जाम क्लियर नहीं होता। बीए वाले ये एग्जाम क्लियर कर जाते हैं क्योंकि बीए वालों के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और बीएससी मेडिकल वाले बच्चे भी ये एग्जाम को ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि बीएससी मेडिकल वालों के पास जूलॉजी बॉटनी होती है। लेकिन बाकी बच्चे ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। लेकिन जो बच्चे बीए वाले हैं, जो बच्चे बीएससी मेडिकल वाले हैं, वो भी ये क्लास लगाएं क्योंकि आधे घंटे में आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सारे बच्चे, ऑल फर्स्ट ईयर, ऑल फाइनल ईयर जिनके पेपर ड्यू है, उनकी बात कर रहा हूं, फाइनल ईयर के वो बच्चे जिनके पेपर ड्यू हैं, और सारी की सारी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर, सारे फर्स्ट ईयर स्ट्रीम्स अपनी क्लासों को लगाओ, अटेंड करो और आपका पक्का गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम श्योरली क्लियर होगा। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, जो प्रमोटेड बच्चे हैं, जैसे कि जो बच्चा लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में था, अब वो सेकंड ईयर में हो चुका है, उनको भी बोल दूं कि आपके भी फ्यूचर में एग्जाम होंगे। बीए बीएड सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, जो अब प्रमोटेड हैं, जो अब बीएससी बीएड सेकंड ईयर में है, बीए बीएड सेकंड ईयर में है, उनके बाकी एग्जाम तो नहीं होंगे। जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम नहीं होगा, केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं होगा, उसके चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है। लेकिन उनके एलिमेंट्री पेपर यानी हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, इसके पेपर जरूर होंगे बच्चों। बीएड वाले बच्चों ध्यान दो, जो बच्चे सेकंड ईयर में हो चुके हैं, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आपको बोल दूं, आपके एलिमेंट्री पेपर प्रमोट में नहीं आएंगे, आपको फ्यूचर में वो पेपर देने पड़ेंगे। इसलिए बोलता हूं कि आप ये क्लासेस लगा लो। आपको अचानक से सरकार या एमजीएसयू सरप्राइज दे, उससे पहले पेपर लगा लो बच्चों। तो मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं, लेक्चर नंबर 3 अपना शुरू हो रहा है। इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं, मैं बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर। क्या चल रहा था बच्चों हमारा टॉपिक? एटमॉस्फेयर। हमारा टॉपिक का नाम क्या था बच्चों? वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे, मैं तुम्हें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सारी चीजें समझा चुका हूं, कुछ बातें मैं वहां भी कर चुका हूं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि एटमॉस्फेयर क्या होती है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, आपके आसपास व जितनी भी गैसेस का कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, जितना भी गैसेस मिलती हैं आपको, यानी जितनी भी गैसेस का संगठन आपको मिलता है, उनसे मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर। आपके आसपास पाए जाने वाली नंबर ऑफ गैसेस, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, है ना, उससे मिलकर बनता है वायुमंडल। अब ये क्वेश्चन आता होता है कि गैसेस के कंपोजिशन क्या क्या है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट में ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों। आपके आसपास कोई ना कोई गैस मिलेगी, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब होता है 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे
लाइक दैट ऑर्गन गैस, ये सारी गैसेस आपके आसपास सराउंडिंग में सर्वाइव करती हैं और इनमें से कुछ गैसें जो होती हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हमारे लिए बेनिफिशियल है, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बेनिफिशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गन गैस भी हमारे लिए बेनिफिशियल, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। वो सारी बातें बताऊंगा आपको आने वाले प्रीवियस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। तो बच्चों क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि ये तुम बच्चे पूछते हैं सर ये हमें गैसें दिखाई क्यों नहीं देती, हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि ये सारी गैसें जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। तो आपको मैं याद करवाने जा रहा हूं, आपको जो याद रखना है कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये गैसेस जो है ये कैसे होल्ड अप हैं, ये गैसें अर्थ पर कैसे टिकी हुई हैं। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप चल पा रहे हो अपने अर्थ पर, प्लेनेट पर आप सरवाइव कर रहे हो, आप यहां पर टिके हुए हो, आपका होल्ड बना हुआ है पूरी पृथ्वी पर। तो उसका कारण क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, उसका कारण क्या है कि आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं, आप अर्थ पर टिके हुए हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। तो बच्चों आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में जो सारी गैसेस सर्वाइव कर रही है ना बच्चों, सारी गैसेस जो सर्वाइव कर रही हैं वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं, वो कैसे टिकी हुई हैं, उसका होल्ड अप कैसे है? तो आप बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी गैसें होल्ड अप है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, कार्बन ये डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑर्गन गैस। क्वेश्चन क्या आता है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसें टिकी हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि पूरे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर मैक्सिमम अमाउंट गैस कौन सी सर्वाइव करती है? तो आप बोलोगे बच्चों नाइट्रोजन एकमात्र ऐसी गैस है जो मैक्सिमम अमाउंट में सर्वाइव करती है। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों, इसका लिख लो 78.084% ये गैस सर्वाइव करती है। जिसको ना पता हो वो प्रीवियस लेक्चर लगाए, आपको पूरा डीपली एक चीज मिलेगी। जो लेक्चर मैं करवा रहा हूं मेरी वन लाइन में आंसर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो 78.084 क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 78.084% कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी बात करें कि मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऐसी कौन सी गैस है जो मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है? तो बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या टिक करना है बच्चों, आपने टिक करना है नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में आपको देखने को मिलती है इन एनवायरमेंट। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन गैस का कंपोजिशन क्या मिलता है, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत संगठन क्या देखने को मिलता है? तो आपने ये बात बोलनी है कि 20.06% इसका मिलता है, 20% ये गैस लगभग 20.04 मिलती है। ये 20.04% जो होती है वो ऑक्सीजन गैस सर्वाइव करती है। और ऑक्सीजन गैस को जीवन दायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस को के बिना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, अब लिविंग नहीं रह सकते, लीव नहीं कर सकते, अब रह नहीं सकते, तो ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? तो आपने बोलना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो होता है 0.04%। क्या बोलोगे बच्चों आप? 0.04%। अगर आपको ऑप्शन में 0.04 नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन में आपको 0.03 मिलेगा। 0.03 पुरानी बुक्स में मिलेगा आपको, लेकिन नया डाटा जो इसका है 0.04, और नए नया डाटा पर क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन? 0.04। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, इसकी बातें बाद में करेंगे। और ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, हमें ये काफी नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं समझाऊंगा कभी आगे जाकर के, जब इसका कोई आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है और हमें ये नुकसान भी पहुंचाती है। तो दोनों बातें करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एटमॉस्फेयर के हम परसेंटेज कंपोजिशन हमने देख लिया। अब एटमॉस्फेयर को टोटल ना साइंटिस्ट ने 5 लेयर्स में डिवाइड किया। कितने लेयर में डिवाइड किया बच्चों?
5 लेयर्स में डिवाइड किया, इट इज डिवाइडेड इन 5 लेयर्स। इसको 5 परतों में बांटा गया है। वो 5 परतें कौन कौन सी है, इसका नाम क्या है बच्चों? ट्रोफोस्फियर। फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोफोस्फियर, सेकंड लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फियर, एंड फोर्थ वन लेयर का नाम है आइनोस्फियर, एंड 5th वन का लेयर नाम है एक्सोस्फियर। मैं इसलिए रिपीट करवाया, आज मैंने कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं, सारे बच्चे नए हैं, जो जुड़ जाओ बच्चों। मैं डेली आपकी सीरीज शुरू करवाने वाला हूं, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों। तो 5 ईयर में फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोफोस्फियर, जिसको हिंदी बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? शोभ मंडल बोलते हैं। इसका नाम है शोभ मंडल। इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसको बोलते हैं, सेकंड लेयर को बोलते हैं समताप मंडल, थर्ड लेयर को बोलते हैं मीजोस्फियर या मध्य मंडल, और फोर्थ वन लेयर को बोलते हैं आइनोस्फियर या आयन मंडल, और 5th वन लेयर को बोलते हैं बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। इट इज नोन एज एक्सोस्फियर। ओके, एक्सोस्फियर। अब अपने बात को क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों। ट्रोफोस्फियर वो लेयर होती है, इसकी जो अगर हाइट की बात करें तो इक्वेटर लाइन पे, ऑन द इक्वेटर लाइन। सर ये इक्वेटर लाइन क्या होती है? इक्वेटर लाइन का मतलब होता है जो पूरी अर्थ को, पूरे अर्थ प्लेनेट को, पूरी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है ना। तो ट्रोफोस्फियर की बात करें तो ट्रोफोस्फियर से की जो हाइट होती है ऑन द इक्वेटर लाइन वो होती है 18 किलोमीटर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट आपको कहां मिलती है बच्चों? ऑन इक्वेटर लाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है, बड़ा हिट क्वेश्चन है। और अगर बात करें सबसे कम हाइट क्या मिलती है, इसकी मिलती है नॉर्थ पोल। बच्चों आपको पता है पूरी अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव। सबसे कम हाइट जो इसकी देखने को मिलती है वो मिलती है ध्रुवों पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जहां मिलती है इसकी हाइट कहां मिलती है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। तो सबसे कम हाइट कहां मिल रही है बच्चों? ऑन द पोल्स। सबसे कम हाइट जो मिल रही है वो पोल्स पे मिल रही है, ध्रुवों पे मिल रही है। सबसे ज्यादा जो हाइट मिल रही है वो कहां मिल रही है? इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा पर मिल रही है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ हमारा। क्वेश्चन मैं हर लाइन में तुम्हें क्वेश्चन दूंगा बच्चों, जो बातें तुम्हें बोलूंगा वो सारी क्वेश्चन होंगी, तो आपको प्रश्न देंगे आपको। आप याद रखो इस बात को कि इक्वेटर लाइन के साथ ने बताया था वो लाइन जो पूरी अर्थ को दो इक्वी पार्ट्स में यानी समान भागों में बांटती है। उस लाइन से अगर हाइट को मेजर करें, ट्रोफोस्फियर है क्या? द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर। वो पूरी एक परत है जिसमें ज्यादातर सारी गैसें आपको ट्रोफोस्फियर में मिलेंगी। ऑक्सीजन गैस कहां मिलेगी? ट्रोफोस्फियर में, मैक्सिमम डेंसिटी वाली। नाइट्रोजन गैस कहां मिलेगी बच्चों? क्षोभ मंडल के अंदर मिलेगी। और सारी गैसें आपको यहां मिलेगी। बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो आप पैकेट खाते हो, ओएस वाले पैकेट खाते हो ना बच्चों, आप ध्यान, आपको अंकल चिप्स खाते हो, ओएस खाते हो, जो भी खाते हो, डायमंड के जो खाते हो पैकेट्स वगैरह ईट अप करते हो, उसके अंदर एक गैस भरी होती है। बच्चे बोलते हैं कि इसमें तो गैस ही गैस मिलती है, और तो कुछ मिलता ही नहीं, हवा भरी होती है। वो जो हवा भरी होती है, जो गैस भरी होती है, जो एयर टाइट उसको फिलअप किया जाता है, वो बताओ वो गैस कौन सी होती है? जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो गैस कौन सी होती है बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं बच्चों? कि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है। इनएक्टिव गैस होती है, इनएक्टिव यानी अक्रियाशील, निष्क्रिय, पैसिव फॉर्म में। ये क्या करती है? जो आपका पैकेट में होता है ना, खाने पीने का जो सामान होता है, उसको ये रिएक्टिव नहीं होने देती, उसकी क्रिया नहीं होने देती। इसके कारण वो सामान जो पड़ा हुआ है वो वायुमंडल में गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, और वो खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। समझे बच्चों बात को? तो नाइट्रोजन वहां पर उसको इनएक्टिव फील करवाती है, इनएक्टिव करती है। इनएक्टिव का मतलब होता है अक्रियाशील, समझे? तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बात चल रही थी स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, पता लग गया। सारे के सारे जितने भी एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट वो होते हैं वो सारे कहां होते हैं बच्चों? ट्रोफोस्फियर में। सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको यही मिलेगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी मतलब होता है कि जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग, ऑल थिंग्स अबाउट ऑल थिंग्स आपको यही मिलेंगी। कहां पर? ट्रोफोस्फियर के अंदर। जितने भी मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस, सर ये क्या होते हैं? वेदर से रिलेटेड चेंजेस। वेदर का मतलब मौसम संबंधी परिवर्तन, यानी रेनफॉल होना, ओले गिरना, बारिश होना, सारी रेनफॉल, ऑल प्रोसेसेस आर इन देयर ट्रोफोस्फियर। सारे के सारी प्रक्रियाएं
यहीं होंगी बच्चों और कहीं नहीं होती। सबसे ज्यादा वायुमंडलीय घटनाएं यहीं होती है, बादल यहीं बरसते हैं, बादल यहीं बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन यहीं होती है बच्चों, ओले गिरते यहीं गिरते हैं। जो अभी सादुल शहर में ओले गिरे हैं ना, तो वो एग्जाम्पल है, तुम क्या बोलोगे, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर गिरे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यही होता है। ये कहते हैं बच्चे, कहते हैं सर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आगे समझाऊंगा बच्चों। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुई, यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। सब सेकंड लेयर आने जा रही है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। नाम में बात छुपी हुई, नाम बोलता है कि नाम ये कहता है कि ये समताप मंडल है, ये एक प्रकार का स्ट्रेटोस्फियर है जहां पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। नियत क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है ना। बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। इसकी जो हाइट होती है वो 18 to 50 किलोमीटर तक होती है, 18 to 50 किलोमीटर तक। इसको समताप मंडल कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। इसको बच्चों ओजोनोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ओजोन लेयर या ओजोन मंडल या ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक ओजोन लेयर आपको मिलेगी। देखो आपको जो दिखाई दे रही है यहां पर रेड कलर की, ये एक प्रकार की ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है। और ओजोन का मतलब होता है O3, ओजोन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के O+O+O मिलकर के 3 बनता है, उसको बोलते हैं O3। O3 को बोलते हैं ओजोन गैस, और ओजोन गैस सर्वाइव करती है। सर हमारा क्या फायदा ओजोन गैस के कारण? बच्चों ओजोन गैस जो होती है ना, ये जो आपकी सनलाइट से ना एक प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं, विकिरणें, रेडिएशंस यानी लाइट रेज निकलती हैं। उसमें से एक नाम है पराबैंगनी किरणें। क्या नाम है? पराबैंगनी, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। ये हमारी पृथ्वी में आ जाए ना, अगर मान लो ओजोन लेयर ना हो और हमारी पृथ्वी पे आ जाए ना, और हम यहाँ खड़े हैं, तो हमें ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगी बच्चों। हार्मफुल कैसे पहुंचाएगी? इसके कारण हमें स्किन से रिलेटेड, ओल स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित बहुत बीमारियां हो जाती हैं बच्चों, बहुत बीमारियां हो जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाती है हमें, यानी स्किन कैंसर तक हो सकता है हमें, स्किन कैंसर, तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट बन जाती है। इसको बचाने के लिए नेचर ने हमें एक ओजोन लेयर दी है जो इसको यहां तक आने से रोकती है, इस पराबैंगनी विकिरणों को। क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कौन सी हार्मफुल रेज को अर्थ प्लेनेट तक आने से रोकती है, फॉरबिडन करती है, इनहिबिट करती है? उसका नाम है बच्चों ओजोन लेयर, ओजोन मंडल। ये रोकती है इसको, ये अपनी पृथ्वी तक आने नहीं देती। समझे बच्चों बात को? तो ये क्वेश्चन आता होता है ना। तो यहां पर ये क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी वापस, ये हमारी अर्थ तक बहुत कम मात्रा में आ पाएगी। समझे बात को? तो ये मैंने तुम्हें डिस्कस करवाया था बच्चों। इसका कारण क्या है? समताप मंडल जो होता है ना, इसके अंदर सारे के सारे एयरप्लेन जो है वो यहीं सर्वाइव करते हैं। सारे के सारे एयरप्लेन जो फ्लाई करते हैं, जितने भी जेट एयरवेज हैं, जितने भी हवाई जहाज हैं, सारे के सारे कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती, कोई भी इंसिडेंट नहीं होता वेदर से रिलेटेड, है ना, इसलिए बात करते हैं। समझे बच्चों बात को? ये हालांकि अगर आपको डीप पढ़ना हो तो मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं बच्चों। थर्ड वन लेयर आने जा रही है जिसका नाम है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। थर्ड वन लेयर का नाम क्या है बच्चों? मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, है ना। मध्य मंडल के बारे में बात करें तो इसकी हाइट क्या होती है? 18 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर। बच्चों ओजोन लेयर से क्वेश्चन, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता होता है, मैं पहले करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, कि ओजोन लेयर ये बोलती है कि अगर ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, अपने 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको ओजोन लेयर में होल मिला है? होल मतलब छेद मिला है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर अपने को होल या छेद देखने को मिला है, जहां पर ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, होल हो चुका है? तो उसका नाम है बच्चों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है बच्चों, उसका नाम है अंटार्कटिका। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है बच्चों। गैस है जो निकलती है रेफ्रिजरेटर से, उसके कारण बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंच रहा है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहां से निकलती है? पुराने जमाने में जो होते थे ना रेफ्रिजरेटर, वहां से वो निकलती थी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ना, इसको बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। किसको? ओजोन लेयर को। अगर ओजोन लेयर खराब होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो हमारी पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, अल्ट्रा वायलेट रे जो सनलाइट से आती है, वो हमारे तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर हमारी स्किन पे वो पड़ेगी ना, तो हमारी स्किन की बैंड बच जाएगी, हमारी स्किन को
स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं बच्चों। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। थर्ड वन लेयर आने जा रही है, इसका नाम है मेसोस्फीयर। इसकी हाइट होती है 50 से 80 किलोमीटर तक। इसका नाम है मेसोस्फीयर, मध्यामंडल। मध्यामंडल में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी मैं आपको इलेबोरेट करता हूं बच्चों। इसका नाम है सेंट्रल सर्कल, हाइट 50 to 80 किलोमीटर, है ना। द टेम्परेचर इन दिस जोन डिक्रीज विद हाइट एंड रीचेस अबाउट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां बच्चों सबसे बड़ी मेसोस्फीयर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, काफी डिक्रीज हो जाता है। तो the lowest temperature in the atmosphere and after its upper limit the temperature again increase। जैसे जैसे लेयर में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बस यही मेसोस्फीयर में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी हम पढ़ते हैं कि लेयर है ये। तो इसका विस्तार जो होता है 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी विच वन ऑफ द लेयर, ऐसी कौन सी लेयर जहां पर टेम्परेचर जो है काफी डाउन मिलता है पांचों लेयर में से। तो आप बोलोगे सर मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, वह इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है। ओके, चले आगे। ये लेयर इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल। फोर्थ लेयर जो अपने करने जा रहे हैं इसका नाम है, टोटल मैंने आपको बताया था कि 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फोर्थ वन लेयर का नाम है आयनोस्फीयर, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। इसकी जो हाइट होती है 80 to 640 किलोमीटर होती है ना, 80 to 640 किलोमीटर की हाइट होती है। और यहां पर रेडियो तरंगें मिलती है, रेडियो वेव्स यहां मिलती हैं आपको। क्या मिलती हैं? रेडियो वेव्स यहां पर रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे होती हैं बताऊंगा आपको बच्चों। आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं इसको, आयन मंडल क्यों बोलते हैं, इसका कारण है बच्चों। आयनोस्फीयर नाम इसका क्यों बोलते हैं, इसका कारण है क्योंकि यहां पर काफी आयंस मिलते हैं अपने को। सर आयंस क्या होते हैं? आयंस वो होते हैं जिन पे चार्ज होता है। जैसे मान लो Na पॉजिटिव, तो ये चार्ज पार्टिकल है, ये आवेशित कण है। Cl नेगेटिव, ये चार्ज पार्टिकल है ना। कोई भी एटम है उस पर कुछ चार्ज होगा पॉजिटिव, कोई एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक प्रकार के चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण यहां देखने को मिलते हैं। इन्हीं आवेशित कणों के कारण, इन्हीं चार्ज पार्टिकल के कारण जब आप यहां से फोन मिलाते हैं ना, फोन आप यहां बैठे फोन कर रहे हैं किसी को, तो यहां से रेडियो वेव्स रिलीज होती है और रेडियो वेव्स यहां से जाती हुई यहां पर चार्ज पार्टिकल से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ तक लौटती है, वापस अर्थ तक रिवर्स होती है। और यहां पर एक बंदा बैठा होता है, यहां एक बंदा बैठा होता है जो आपसे फोन पे बात कर रहा होता है, वहां तक आपके मैसेज को कन्वे करती है, संदेश को पहुंचाती है। कौन बच्चों? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स यहां क्या काम कर रही है बच्चों? रेडियो वेव्स यहां पर टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार का काम कर रही है, आपके मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार का काम करती है। तो रेडियो वेव्स बच्चों एक प्रकार का, ये देखो हमें भगवान ने, नेचर ने हमें नेचुरल ट्रांसमीटर दिया है। उसका नाम क्या है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल, है ना। वो हमें नेचुरल गॉड ने हमें दिया है, जहां पर चार्ज पार्टिकल होते हैं। और यहां पर ये रेडियो वेव्स जो है ना, ये जो रेडियो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं और हमारे मैसेज को, जो आप बोल करके बोलते हो, हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आप, तो सारी बातें आप कन्वे करते हो ना, ये सारी बातें आपका मैसेज रेडियो वेव्स लेके जाती हैं। और रेडियो वेव्स यहां से टकरा करके, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, हमें ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो हमारी बात को रिफ्लेक्ट करके दूसरे तक पहुंचा दे। तो ये सैटेलाइट का काम करती है। कौन? ये सारी जो रेडियो वेव्स हैं यहां पर रिफ्लेक्ट होकर के चार्ज पार्टिकल से हमारे तक पहुंचती हैं और हमारा मैसेज कन्वे हो पाता है। नहीं तो हम आर्टिफिशियल, आपने कभी नोट किया हो तो रिलायंस कंपनी द्वारा, एनी अनदर कंपनी द्वारा हमारे ट्रांसमीटर्स लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो हमें तो ये नेचर ने दिया। रेडियो वेव्स कहां मिलती हैं? आयनोस्फीयर में, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट वन जो लेयर आ रही है उसका नाम बच्चों क्या है? आयनोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है आपको, बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है। हाइट इन दिस जोन, इट हैज ए, पी काट दो बच्चों, इट हैज ए हाई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। विच सब्सटेंस फॉर्म आयंस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। चार्ज पार्टिकल कोल्ड आयनोसिस, है ना। ये चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? आयनोसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जब चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज आयनोसिस। और ये फिनोमिना कहां इंसिडेंट होता है?
आयन मंडल के अंदर। बिकॉज ऑफ देयर पैंडेमिक, ये बहुत पैंडेमिक होता है, काफी फैल जाता है, ये आयन बहुत काफी स्प्रेड आउट होते हैं। और द नेम ऑफ दिस डिवीजन आयन मंडल, दिस पार्टिकल रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स ऑफ द सरफेस एंड मेक वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आपका फोन है ना बच्चों, मोबाइल, वो एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है बच्चों, समझे बात को। तो एक बात और है बच्चों, आयनो मंडल को, आयन स्फीयर को टेम्परेचर के कारण इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर लो बच्चों, इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको? तापमंडल भी कहते हैं। तापमंडल क्यों कहते हैं बच्चों? तापमंडल कहने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो होता है एकदम से इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ने के कारण यहां का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर का मतलब होता है थर्मो, तो इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है, इससे विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। इन्हीं अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है, और ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करती है और बेतार संचार को संभव बनाती है बच्चों, बेतार संचार को संभव बनाती है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये हमारी चौथी लेयर कंप्लीट हुई, लास्ट वन लेयर हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे एग्जाम में बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे इन द एग्जाम्स। तो आउटर, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, एक्सोस्फीयर। इसकी जो हाइट होती है बच्चों वो कितनी होती है? 640 किलोमीटर। एग्जाम्पल देखो, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां पर गैसेस की डेंसिटी काफी लो होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे अनदर गैसेस जो होती हैं, उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व काफी लो हो जाता है, बहुत डिक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर। ये सबसे, ये मानो कि ये प्रकाश जहां सर्वाइव करता है, सन जहां मिलता है, काफी गैलेक्सी स्पेस वाला एरिया सारा का सारा एक्सोस्फीयर में आता है। जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, तारे है ना, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, सारा एरिया एक्सोस्फीयर में आ गया। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? ऐसी कौन सी 2 गैसेस हैं जो यहां पर सर्वाइव करती हैं? ऐसी कौन सी 2 गैसेस हैं? ऐसी 2 गैसेस के नाम बताओ। गिव द नेम ऑफ 2 गैसेस सर्वाइव इन एक्सोस्फीयर। बाह्य मंडल में पाए जाने वाली 2 गैसों के नाम बताओ। उसका नाम है हीलियम, He हीलियम, एंड हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। 2 गैसें यहां पर सर्वाइव करती हैं। बस इसमें ये क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन कोई नहीं बनता। आगे तुम्हें इसको इलेबोरेट करता हूं। इट इज कॉल्ड मार्जिनल एरिया, सबसे बाहर वाला, ऑफ द एटमोस्फियर। द एयर ऑफ दिस जोन इज वेरी रेयर। आपको यहां पर एयर नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी। द डेंसिटी ऑफ गैसेज इज वेरी लो, बहुत कम। विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, आपको 2 गैसें यहां पर मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो प्रीडोमिनेंटली, सबसे अधिकता में, मैक्सिमम अमाउंट में प्रीडोमिनेंटली मिलती है यहाँ से। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। और क्या बात कर रहे हैं, यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। क्वेश्चन यहां से बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम से। चले बच्चों आगे, कोई दिक्कत? अब बच्चों अपने शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, एटमॉस्फेयर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब अपने शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। शोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां दिखती है बताओ बच्चों? शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, जहां हम सर्वाइव कर रहे हैं। विच वन द लेयर ऑफ, जहां आपने सर्वाइव करते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसकी हाइट क्या होती है? 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। बताया ना मैंने सारी बातें आपको। तो आंसर बताओ, वेयर इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर हाईएस्ट? इक्वेटर लाइन, ऑन पोल्स, ऑन बोथ, नन ऑफ दीज। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, दोनों या कोई नहीं? बताओ बच्चों जल्दी, शाबाश शाबाश, आंसर दो, फिर मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आंसर आ रहा है ए सर, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर। इक्वेटर लाइन वो लाइन होती है जो पूरी अर्थ को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, और मैक्सिमम हाइट जो आपको देखने को मिलती है 18 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता होता है कि इसकी हाइट कितनी मिलती है? 18 किलोमीटर ऑफ द लेयर ट्रोपोस्फियर, यानी शोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई जो मिलेगी वो ऑन द इक्वेटर लाइन मिलेगी। अगर बात करें पोल्स की तो सबसे कम यहां मिलती है, सबसे कम यहां मिलती है। कितनी मिलती है बच्चों बताओ, कितनी मिलती है? 8 किलोमीटर।
हुआ क्लियर क्वेश्चन? चलें आगे, शाबाश। निम्न में से क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द हाईएस्ट इन द एटमोस्फियर प्रेजेंट इन क्वांटिटी? ऐसी कौन सी गैस है जिसकी क्वांटिटी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन एटमोस्फियर मैक्सिमम? कौन सी गैस? विच वन ऑफ द गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऑर्गन गैस? शाबाश बच्चों बताओ। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर नाइट्रोजन गैस सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है, उसके बाद मिलती है ऑक्सीजन। सबसे मैक्सिमम अमाउंट कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन। नंबर 1 परसेंटेज कंपोजिशन की मामले में 78.084% मैक्सिमम अमाउंट में ये गैस मिलती है। क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ? इसका आंसर होगा ए। टिक कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या आपसे ये पूछेगा कि 78.084 इसका बताओ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, बताओ बच्चों। तो क्या होगा? 78.084। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू वेदर चेंजेस टेक प्लेस? ऐसी कौन सी लेयर है जहां पर वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, टेक प्लेस होते हैं? आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, नन ऑफ दीज। मतलब मौसम संबंधी परिवर्तन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन घटित होते हैं? आयन मंडल के अंदर, शोभ मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? शाबाश बच्चों बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ। हाँ, वेदर से रिलेटेड सारे चेंजेस कहां होते हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर। इसका आंसर होगा बच्चों ट्रोपोस्फियर, यानी बी। आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, जो बच्चे पुराने हैं उनको नए क्वेश्चन में दूंगा, आपको चिंता मत करना बच्चों। रिमूवल ऑफ द सोयल बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज नोन एज? सोयल को हटाना बाय द हेल्प ऑफ विंड, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो बताओ शाबाश बच्चों, ऐसा कौन सा तरीका है? रिमूवल ऑफ द सोयल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज नोन एज? ए ऑप्शन इरोजन, फॉसिलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, सैलिनेशन। वायु तथा जल द्वारा मृदा का निष्कासन, मिट्टी का निष्कासन। मम्मी ने क्या, मम्मी यहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा हो चुकी है, सॉइल पार्टिकल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्या करें? मम्मी ने कहा बाल्टी भर के पानी चला दो, पानी को गिरा दो बाल्टी भर के, सारी मिट्टी हट जाएगी, है ना, हटेगी ना, सारे 10 पार्टिकल साफ हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं वो पूछ रहा हूं आपसे मैं। जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होता है बच्चों, तब मिट्टी का कटाव होता है, सोयल के बहुत पार्टिकल बह करके चले जाते हैं बारिश के साथ, रेनफॉल के साथ, तो काफी कटाव हो जाता है, काफी गड्ढे हो जाते हैं, उसके कारण सोयल पार्टिकल जो होते हैं, मिट्टी जो है उसमें काफी कटाव हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वायु द्वारा मृदा का निष्कासन, अपर्दन, जीवाश्मीकरण, कैल्सिफिकेशन, लवणीकरण। जल्दी बताओ फटाफट क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं इरोजन यानी अपर्दन। बच्चों मैं आपसे आंसर क्यों पूछ रहा हूं? आपको आता है या नहीं आता है? बच्चों आपको चाहे आंसर का आंसर आता है नहीं आता, आप तुक्के मारो, गेस करो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। एनवायरमेंट साइंस के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गैस लगाओ, तुक्के लगाओ, लेकिन एक्टिव फील कराओ मुझे कि आप एक्टिविटी से काम कर रहे हो, एक्टिव होकर के काम कर रहे हो। अगर आप आंसर यहां नहीं दोगे तो वहां आंसर क्या दोगे एग्जाम में? इसलिए बोल रहा हूं कि यहां आप आंसर दो। समझे बच्चों बात को? तो आंसर होगा इसका अपर्दन, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है जब हैवी रेनफॉल होता है, जब भारी वर्षा होती है, तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी बिखर के चली जाती है, पानी के साथ बह जाती है, वाटर फ्लो के साथ बह जाती है, उसको बोलते हैं इरोजन। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं मैं कि इरोजन को दूर करने के लिए, इस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, इस अपर्दन को रोकने का उपाय बताओ बच्चों। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी बताओ। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, हाँ, प्लांट्स लगा करके, ट्रीज लगा करके, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स लगाओगे, ट्रीज लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे, उतना ज्यादा मिट्टी पर पकड़ बनेगी, होल्डिंग पावर बनेगी प्लांट्स की, ट्रीज की। जैसे आपने ट्रीज लगाए ना, ट्रीज जब बड़े होकर के क्या करते हैं, प्लांट जो बड़े होकर के ट्री बनते हैं, वो ट्री की क्या होती है, होल्डिंग पावर मिट्टी पर ज्यादा बन जाती है, सोइल पर ज्यादा बन जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, इरोजन नहीं हो पाता। तो इरोजन का एकमात्र रोकने का उपाय क्या है? पेड़ पौधे लगाओ, बस, सिंपल सी बात है। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पूरी दुनिया में इकोसिस्टम में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है बच्चों। ए, बी ऑप्शन एयर, ए ऑप्शन सोयल, सी ऑप्शन सन, ए ऑप्शन वाटर, ए ऑप्शन मृदा, बी ऑप्शन वायु, सूर्य, जल। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा। एक बच्चे से पूछा मैंने कि सर बेटा बताना कि एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है। वो बच्ची क्या बोलती है, सर एयर, एयर से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। आहा क्या बात है, अच्छी बात है। क्या हमें एयर एनर्जी देती है कि हवा?
बिल्कुल नहीं। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सूर्य देवता है, सन गॉड, एज ए गॉड, इसको हम एज ए गॉड की तरह पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि सन के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। आप लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल सारी की सारी जितने आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, पेड़ पौधे से जो भी आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, सारे आपको सनलाइट के कारण मिल रहे हैं। अगर सनलाइट ना होती, सन ना होता, सूर्य ना होता, तो आपको कुछ भी ना मिलता। ऐसा क्यों, बताऊंगा कभी आगे, जब मेरे आएंगे लेक्चर तो बताऊंगा। चले आगे। एट व्हाट टाइम ऑफ डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम। अब ये सर ह्यूमिडिटी क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर कौन सा, बीए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेजिएट के एग्जाम पहले हो चुके थे, फेब में हुए थे, आपको याद हो 2020 के अंदर। तो इसके बारे में बात करते हैं। ए व्हाट टाइम ऑफ डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली अगर अपने बात करें तो एट ए मिनिमम व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट अबाउट मिडनाइट, सी ऑप्शन जस्ट बिफोर सनराइज, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोएस्ट। दिन के किस समय में सापेक्ष आर्द्रता सामान्यता न्यूनतम होती है, जब वायु का तापमान अधिक हो, जब सूर्योदय से एक दिन पहले, मध्य रात्रि में, जब वायु का तापमान न्यूनतम हो। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। और ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, द वाटर कंटेंट अवेलेबल इन वाटर, सॉरी एयर, द वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर, मतलब हवा में पानी की मात्रा को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, या वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर, हवा के अंदर पानी की मात्रा, वायु के अंदर पानी की मात्रा को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। आज बोलते हैं ना कि आज मौसम बड़ा ह्यूमरस है, आज रूम में बड़ी सफोकेशन हो रही है, बड़ी ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब पानी की मात्रा बढ़ गई है एयर के अंदर, उसको बोलते हैं। तो पानी की मात्रा कब कम होगी, वो वाटर कंटेंट कब कम होगा, वो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों एक बार वो बोल दूं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एनवायरमेंट साइंस में। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट। इससे पहले आंसर पढ़ने से पहले अपने फैक्ट जानते हैं, फैक्ट क्या कहते हैं। फैक्ट की बात करते हैं बच्चों। आपको सिंपल सी बात बता दूं, एक गिलास है वो खाली है, सिर्फ हवा से भरा हुआ, उसके अंदर पानी नहीं है। ये मान लो मैं 100 ml का एक गिलास लेता हूं, खाली गिलास है, इसके अंदर वाटर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो वाटर की परसेंटेज क्या है, 0%, कोई वाटर नहीं है, सिर्फ इसको बोलेंगे ड्राई एयर, इसको बोलते हैं ड्राई एयर। जहां पर वाटर कंटेंट 0% हो, बिल्कुल भी ना हो, उसको बोलते हैं ड्राई एयर, शुष्क वायु बोलते हैं। जहां पर मैंने क्या किया, 25 ml वाटर भर दिया इसके अंदर, 100 ml वाले गिलास के अंदर, 100 ml वॉल्यूम वाले, 100 ml आयतन वाले गिलास के अंदर 25 ml मैंने पानी भर दिया, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, 25% क्या होगी, वाटर की क्या होगी, क्वांटिटी होगी। इसको बोलते हैं डेजर्ट एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, डेजर्ट एरिया। क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाका बोलते हैं। अगर मैं इसमें 75% क्या भर दूं, वाटर कंटेंट भर दूं, तो 75% इसके अंदर वाटर होगा। उस वाले एरिया को बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। जितने भी कोस्टल एरिया, जितने भी समुद्री के तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के आसपास वाले एरिया, वहां पर आपको 75% वाटर मिलता है एयर के अंदर। वायु के अंदर 75% पानी की मात्रा मिलती है, तो उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। जब है, अब आप एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास लिया मैंने, उसके अंदर 100 ml उसका वॉल्यूम, मैंने 100 ml उसके अंदर वाटर मिला दिया, और उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, जब 100 में 100 ml पानी हो, तो उसको बोलते हैं 100% उसमें वाटर कंटेंट अवेलेबल है। ये होता है, ये कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है बच्चों। समझ आई बच्चों बात। तो सिंपल सी बात करते हैं कि सर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वायु में जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता, उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। मैंने आपेक्षिक वर्ड यूज किया यहां पर बच्चों, जरा डीप नहीं जाना अपने को। इज द रेशियो ऑफ एयर स्ट्रेंथ। बच्चों इसका मतलब यहां पर जो मैं रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलेटिव, इसका मतलब क्या है, आपेक्षिक वर्ड का मतलब क्या है, आपेक्षिक वर्ड का मतलब है कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। कंपैरेटिवली कितना, एयर के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इसका, एयर का कंपैरिजन में 25%, एयर के कंपैरिजन में 50%, 75%, इसका मतलब ये है। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वाटर कंटेंट अवेलेबल एज कंपेयर टू एयर,
तुलना, वायु की तुलना के रूप में जल की मात्रा उसमें जो उपस्थित है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? एज एयर टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तापमान को बढ़ाते हो, जैसे कि गर्मियों वाले सीजन में, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द वाटर वेपर दैट द कैन होल्ड ऑल्सो इंक्रीज। बात समझे इसको, इसका कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गर्मियों के सीजन में जब वायु कैसे हो जाती है, ड्राई हो जाती है, यानी शुष्क हो जाती है। जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे उसकी वायु क्या हो जाती है, बड़ी शुष्क हो जाती है, ड्राई एयर हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है। तो उसकी जो वाटर की होल्डिंग पावर जो होती है, उसको जो वाटर को होल्ड करने की जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है। तो वहां पर इसका मतलब वाटर कंटेंट जो होगा बहुत कम होगा। दस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड इंक्रीज एयर टेम्परेचर विल डिक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर, जैसे ही आपने गर्मी बढ़ा दी, आपके रूम में हीटर चला दिया, तो आपके रूम में जितनी भी ह्यूमरस, जितनी भी ह्यूमिडिटी सब खत्म हो जाएगी, सब उड़ जाएगी। मतलब आपकी रूम में गर्मी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, मतलब आपकी रूम की वाटर गेन करने की पावर इंक्रीज होगी, होल्डिंग पावर बढ़ चुकी है। बच्चों बात समझ रहे हो ना? अपने कार में बैठे, कार में होता है कि कार में क्या होता है कि कई बारी कार के शीशे के आगे क्या होता है कि ओस की पानी की बूंदें जम जाती हैं। हम क्या करते हैं, हीटर, अपने हीटर को ऑन कर देते हैं, तो जिससे कि कार के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जो वेपर बनती है वो खत्म हो जाती है। समझे बात को? जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ता है, नमी की मात्रा यानी जल वाष्प की पकड़ वायु के द्वारा बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार निश्चित मात्रा में जल की वाष्प के लिए हवा के तापमान में वृद्धि के सापेक्ष आर्द्रता में कमी आएगी, उसमें आर्द्रता में कमी होगी, पानी की मात्रा में कमी आएगी, है ना, क्योंकि गर्म हवा अधिक जल वाष्प को पकड़ सकती है, अर्थात तापमान बढ़ने पर हवा में नमी की मात्रा घटती है। तो आंसर आपको मिल गया बच्चों। क्या आंसर हुआ इसका? When the air temperature is highest, जब एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, जब वायु का तापमान अधिकतम होगा, तब उसके अंदर ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम होगी। आंसर क्या होगा बच्चों? ए। मैंने पूरा लॉजिकली बात की है आपसे, पूरी लॉजिकली बात की है। लो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द इंडिया अकाउंट्स ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द टोटल लैंड। पूरी वर्ल्ड में से इंडिया का लैंड एरिया कितना होता है? पूरे वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में हमारी भूमि कितनी है, हमारा लैंड एरिया कितना है बच्चों? बताओ कितना है हमारी कुल भूमि का? पूरे भारत को कुल भूमि का कितना भाग है? पूरी दुनिया की कुल भूमि का कितना भाग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में। 1%, 4%, 2.4% एंड 3.6%। ए ऑप्शन 1, 4, 2.4 एंड 3.6। जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर दो। ये आपका होमवर्क है, जल्दी बताओ, नहीं तो आपको मैं बताऊंगा, पूरे फैक्ट वाइज बात करूंगा। बच्चों टाइम हो चुका है आपका। आपको मैंने बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने हैं। सिर्फ 40 मिनट की क्लास लूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। अगर आप डिमांड करोगे तो आपकी क्लास में 1 घंटे की कर दूंगा, लेकिन क्लास लगाओ प्रॉपरली। ओके बच्चों, तो आपको मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ये 9 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आने वाले लेक्चर्स में मैं एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। ओके बच्चों, मेरे साथ बने रहना। आपको मैं ये एग्जाम क्लियर करके ही छोड़ूंगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम 5 बजे राइट। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसका आंसर आपने देना है बच्चों। शाबाश बच्चों, बाय बच्चों।